ये कुछ तस्वीरें हैं मौत की। अगस्त 6, 1945 को इंसानों के द्वारा बनाया गया एक एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है हिरोशिमा और नागासाकी में, और मानव इतिहास उस पल में बदल जाता है हमेशा के लिए। पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? आखिर इंसानों ने खुद ही का विनाश निश्चित क्यों किया? तो चलिए जानते हैं। The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on war industries. Of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. With the help of gauze masks, a few citizens seemed able to exist among the wastelands. Although the end of Japan's aggression was in sight before atomic bombings. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death. जे रॉबर्ट ओपनहाइमर वो कभी नोबेल प्राइज नहीं जीते, पर उनके काम ने दुनिया को इस प्रकार बदला कि बहुत सारे नोबेल प्राइज विजेता भी उस प्रकार से दुनिया को नहीं बदल पाए। और वो 20वीं सदी के वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट थे, और उसी सदी में चल रही थी मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जहां एक्सेस पावर थी यानी जर्मनी, इटली और जापान, वहीं पे दूसरी तरफ थी अलायंस पावर यानी ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन। जहां एक तरफ हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान चाइना में नैनसिंग मैसेकर कर रहा था। और यही सब के बीच में एक जर्मनी में जन्मा एक यहूदी जो कि इमिग्रेंट था, न्यूयॉर्क पे कदम रखता है साल 1927 में। और इसी के 12 साल बाद जर्मनी अपना फर्स्ट एटॉमिक बम प्रोजेक्ट, जिसका जर्मन नाम था यूरेनवरीन, जिसका मतलब होता है यूरेनियम क्लब और यूरेनियम प्रोजेक्ट, जो कि था अंडर द लीडरशिप ऑफ कुर्ट डिबनर और वार्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। और इन सब के बीच में 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जहां पे उन्होंने आगाह किया जर्मन के न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो कैसे उससे वेपन बना रहे हैं। शुरुआत में तो यूएसए ने अपने एजेंट्स भेज के इस प्रोग्राम को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, बट उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि उन्हें इसका एक काउंटर प्रोग्राम जल्दी ही चालू करना पड़ेगा। और 1942 को लगभग 3 साल बाद जर्मन प्रोग्राम के यूएसए ने चालू किया प्रोजेक्ट मैनहट्टन, और इसके डायरेक्टर थे सर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर एक थ्योरेटिकल बेस्ड फिजिसिस्ट थे, नॉट ए प्रैक्टिकल वन। उनकी शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई। वहां पे वो थे अंडर द टीचरशिप्स ऑफ मैक्स बॉर्न, और मैक्स बॉर्न एक जाने माने फिजिसिस्ट थे उस सदी के। वो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो वहाँ पे रिसर्च भी करते थे। और उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें वर्ड कॉइन किया गया था क्वांटम मैकेनिक्स। उनके अंडर में बहुत सारे फिजिसिस्ट थे, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग, वुल्फगैंग पाउ, एनरिको फर्मी, एगुइन वर्नी। और यहीं पर ओपनहाइमर पहली बार मुलाकात करते हैं हाइजेनबर्ग से, चाहे वो दोस्त के तौर पे हो या कलीग के तौर पे हो। और किस्मत को क्या पता था कि यही दोस्त आपस में एक दिन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर और दुश्मन होंगे। दोनों ने न्यूक्लियर वेपन रेस में अपना योगदान दिया, एक ने जर्मनी की तरफ से और दूसरे ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। ओपनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, और वो एक एलिमेंट की खोज पर थे, क्योंकि शुरुआत में एक प्रॉब्लम आती थी। जब भी एलिमेंट्स डीके होते हैं तो वो न्यूट्रॉन्स छोड़ते थे। अगर न्यूट्रॉन्स एक छोड़ा जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट को हिट करने से पहले वो न्यूट्रॉन्स भटक सकता है, जिससे किसी भी प्रकार का चेन रिएक्शन नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन एक से ज्यादा छोड़ जाते हैं तो वो एक्सट्रीमली अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है और एलिमेंट स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता। ओपनहाइमर को एक ऐसा तरीका ढूंढना था जहाँ पे एलिमेंट एक कंट्रोल वे से अनकंट्रोल हो, ताकि चेन रिएक्शन तभी हो जब उस एलिमेंट को और जब उस बम को ट्रिगर किया जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सप्लोड होने के लिए। शुरुआत में यूरेनियम 235 को यूज किया गया बम बनाने के लिए। यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन की मदद से, जो कि कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में, और यूरेनियम 236 कुछ टाइम के इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बोरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 पे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये आगे जाके ट्रिगर करते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और इससे बनती है ऊर्जा। क्योंकि आइंस्टाइन की मास कन्वर्जन थ्योरी ये कहती है कि E = mc² के हिसाब से कोई भी चीज
या तो ऊर्जा में बदल सकती है या ऊर्जा से मैटर में बदल सकती है। तो यहाँ पे मैटर चेंज हो रहा है ऊर्जा में। और ये रिसर्च ओपेनहाइमर ने अकेले नहीं की थी, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान था। ओपेनहाइमर बस एक कंक्लूजन में पहुंचे थे बहुत सारे साइंटिस्ट के रिसर्च और एनालिसिस को एनालाइज करके। और इस रिसर्च के बाद पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। जो आइंस्टाइन शुरुआत में न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रैक्टिकल नहीं मानते थे, वही आइंस्टाइन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाते हैं और भविष्य में आने वाली परेशानी अथवा जर्मनी के द्वारा डेवलप किए जा रहे न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी बताते हैं। कैसे जर्मनी चेकोस्लोवाकिया की यूरेनियम माइंस को यूज कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनरिच करने और बढ़ाने के लिए। और इसी के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने S1 कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया और इस कम्युनिटी में ओपेनहाइमर का रोल था कोऑर्डिनेट ऑफ रैपिड रेपुटेटर। और इसी समय में मिलिट्री साइड में कुछ अलग ही हो रहा था। जनरल LR ग्रोवीज, जिन्होंने अपेरेंटली मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रख दी थी, उन्होंने यूरेनियम को माइन करने से लेके उनके इनरिचमेंट प्लांट को बनाने तक का सब चीज को एस्टेब्लिश कर दिया था। और जनरल LR ग्रोवनी ने ओपेनहाइमर को सेलेक्ट किया द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और यहाँ पे एक बहुत अजीब बात भी थी। हालांकि जनरल एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे और ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे, फिर भी वो एक कॉमन ग्राउंड पे खड़े थे एक ऐसे गोल को सक्सीड करने जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा। और इन दोनों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की लोकेशन तय की न्यू मैक्सिको, बिकॉज ये एरिया ना ही बहुत ही ज्यादा आबादी वाला था, बल्कि यहाँ पे जान माल का नुकसान होने की आशंका भी बहुत कम थी। वहाँ पे पूरी तरीके से फेक टाउन बसाया जाता है, उसके अंदर रिसर्च फैसिलिटी होती है, लोगों के रहने की जगह, पाइपलाइन, बिजली, सब कुछ बनाया जाता है ग्राउंड जीरो पर। और ये सब किया जाता है बिकॉज दे वॉन्ट वन बम टू एंड द वॉर। They want one bomb to make sure humanity question about their self, about their own existence. और इसी के बीच में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की डेथ हो जाती है और उनके सक्सीडर बनते हैं हेनरी टोरमैन। हेनरी टोरमैन ग्रीन फ्लैग देते हैं फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग को और इसका कोड नेम होता है प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। ट्रिनिटी के टेस्ट से पहले ओपेनहाइमर सेल्फ क्वेश्चनिंग में जाते हैं। वो अनिश्चित रहते हैं आने वाले भविष्य को लेकर और उन्हें एक लाइन याद आती है एक पुरानी हिंदू कहानी शतका त्रस्यंसा, जो कि इंस्पायर होती है समवॉट भगवत गीता से। और ये लाइन होता है, युद्ध में, जंग में, पहाड़ों की ढलानों में, अंधेरे विशाल सागर में, बाढ़ और तीरों के बीच, नींद में, उलझन में, समुद्र की गहराइयों में, मनुष्य को पता होना चाहिए कि अच्छे काम उसकी आखिरी वक्त तक रक्षा करेंगे। और फिर इसके बाद ट्रिनिटी एक्सप्लोड हो जाता है और प्लूटोनियम के 6 kg टोटल 25,000 TNT के बराबर का एक्सप्लोजन करती है। और न्यू मैक्सिको के लोग दिन में एक दूसरा सूरज देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा मशरूम क्लाउड बनता है जो कि 12 किलोमीटर तक का ऊंचा जाता है और शॉक वेव को महसूस किया जाता है करीबन 100 किलोमीटर तक का। और जो वहाँ की रेत थी वो एक प्रकार के कांच में बदल जाती है, जिसे आगे चल के बोला गया द ट्रिनिटी क्लास। अगस्त 6, 1945 को बोइंग B-2 जहाज ड्रॉप करता है द लिटिल बॉय को हिरोशिमा में, जहाँ पे एक ही झटके में 70,000 लोग मर जाते हैं। और इसके आफ्टर इफेक्ट लाइक बीमारी, जलन, कैंसर, रेडिएशन से 70,000 लोग और मरते हैं। और उसी के 3 दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बम द गैजेट ड्रॉप किया जाता है नागासाकी पे, जहाँ पे एक ही झटके में 80,000 लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। ओपेनहाइमर के आविष्कार ने 3 दिन के अंदर इस धरती से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों का सफाया कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार डाला, जिसमें 80% से भी ज्यादा लोग सिविलियन थे जो कि जंग में नहीं थे। और फिर ओपेनहाइमर ने गीता का ये श्लोक याद किया, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." और ये पागलपन थमा नहीं, दुनिया एटॉमिक बम बनाने की रेस में दौड़ चुकी थी। अगस्त 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया और उसी के कुछ सालों बाद यूएसए ने हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की,
जो कि 400 गुना ज्यादा पावरफुल था उस बम से जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था। और फिर 1961 में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सोवियत यूनियन ने सार बम को टेस्ट किया, जो कि हाइड्रोजन बम से 4 गुना ज्यादा पावरफुल था, जो कि इस टाइम का वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बम है। और इसके बाद हमें वो दुनिया मिलती है जो आज हमारे सामने है, वो दुनिया जो किसी एक सनकी के इशारे पे युद्ध की तरफ जा सकती है, वो दुनिया जो कभी भी खत्म हो सकती है। एटॉमिक बम ने इंसानियत को खुद पे क्वेश्चन करना सिखाया, लेकिन एटॉमिक बम का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कि महाशक्तियों ने आपस में एक दूसरे पर हमला करना बंद किया, क्योंकि दोनों को पता है दोनों का विनाश निश्चित है।